सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का 4th वीडियो। इसके पहले मैंने जो है 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी जो है बना दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 2024-25 बैच वालों के लिए जो है जो वीडियोस बन रहे हैं उसका आप जो है एक नया जो है प्लेलिस्ट बना दीजिए करके। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 10th साइंस 2024-25 बैच करके और उसी तरीके से मैथ्स का भी जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके बड़ा इजीली जो है क्या कर सकते हैं, वीडियोस को जो है देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में फिजिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अगर उसका प्रेशर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किसी भी वायर में फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। ठीक है, तो वोल्टेज जितना बढ़ाओगे करंट भी क्या होगा उतना ही ज्यादा जो है बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट भी पढ़ा था जिसका नाम हमने रखा था रेजिस्टेंस जो है रखा था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस क्या होता है। तो आपने अपने घरों में या आसपास आपने जरूर देखा होगा कि जब आपके घरों में वायर सप्लाई किए जाते हैं, आपके घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ जगह के जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं, काफी मोटे होते हैं और कुछ जगह के जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि सर ज्यादा करंट चाहिए होगा इसलिए ज्यादा मोटा रखते हैं, कम करंट चाहिए होगा इसलिए कम रखते हैं। जैसे पानी का पाइप होता है, जहां पर हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है वहां पर हम लोग बड़ा पाइप यूज करते हैं और जहां पर हमें कम पानी की जरूरत पड़ती है वहां पर छोटा पाइप यूज करते हैं। तो आपका आंसर जो है काफी हद तक क्या है, सही है। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वायर के लेंथ और वायर के थिकनेस को जो है क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो उसी के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टडी कि किस टाइप के मटेरियल का जो वायर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, किस तरीके के वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो आपको मैं छोटा सा एक चीज आपको बता देता हूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पर हमारे जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। उससे पहले हम लोग एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी को करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, डिपेंड करता है। तो आप अपने बुक में पेज नंबर आप देख सकते हैं, मेरे पास है पीडीएफ इसका। पेज कौन सा पेज नंबर है, देखिए पेज नंबर 86 में। 86 में आपके सामने जो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है। तो पहले हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को बना लेते हैं और बनाने के बाद जो एक्टिविटी हमको करने के लिए बोला गया है उस एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म जो है कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसके बेसिस पर हम लोग कंक्लूजन जो है डिस्क्राइब जो है करेंगे। यहां पर वायर को रखने के लिए प्लेस दिया हुआ है, यहां पर की है। ठीक है, और इसके पैरेलल में जो है हमारे साथ क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा कैसा लगा होता है, पैरेलल में जो है लगा होता है। यहां पर हमारे पास क्या है, 2 बैटरीज दिए हुए हैं, 2 सेल्स को हमने यहां पर लगाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो पहला जो प्रॉपर्टी है, मतलब इस एक्टिविटी को हम लोग करेंगे, पहला एक्टिविटी जो होगा एक्टिविटी 1। ठीक है, आप बुक पे भी देख सकते हैं। एक्टिविटी जो 1 है ये आपका किसके लिए है, देख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। 2 पार्ट में है ना, इसीलिए यहां पर हम लोग पहले पार्ट को देख रहे हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर हम लोग कंडक्टर के लेंथ को कम ज्यादा करते जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है किस तरीके से चेंज होती है। तो आप इसको समझ लीजिए, एक्टिविटी 1 का ये पहला पार्ट है ए। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर कॉपर का या नाइक्रोम का जो है एक आपको क्या करेंगे, अलग अलग लेंथ का वायर जो है हम लोग लेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, टेक अ वायर ऑफ नाइक्रोम और कॉपर विथ डिफरेंट length
बट थिकनेस शुड बी सेम, थिकनेस शुड बी सेम। हम लोग क्या करेंगे, या तो कॉपर का ले लेंगे, नाइक्रोम का ले लेंगे, या किसी का भी एक वायर को ले लेंगे हम लोग, और उसमें क्या करेंगे, अलग अलग लेंथ के वायर्स को हम लोग लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे एक्टिविटी में दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, एक बार जो है 100 सेंटीमीटर का वायर लेना है, फिर 80 सेंटीमीटर का वायर लेना है, फिर 60 सेंटीमीटर का लेना है, फिर 40 सेंटीमीटर के, इस तरीके से अलग अलग लेंथ के वायर जो है हम लोगों को उस सर्किट में जो है यूज करना है। लेकिन उन सब में एक चीज जो है वो कॉमन होना चाहिए, वायर का जो थिकनेस है वो कैसा होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर के वायर का जो थिकनेस है वही थिकनेस 80 सेंटीमीटर के वायर का भी होना चाहिए, वही 60 सेंटीमीटर के वायर का भी होना चाहिए, और वही जो है 40 सेंटीमीटर के वायर का भी जो है होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है, इस सर्किट में एक बार हम लोग क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर के वायर को जो है यहां पर पुट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर के वायर को पुट करने के बाद वहां से हम लोग स्विच को ऑन करेंगे। तो स्विच को ऑन करेंगे तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसमें करंट जो है क्या होने लगेगा, दौड़ने लगेगा। ठीक है, तो जब करंट दौड़ेगा तो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर कर लेंगे, और एम्पियर मीटर से हम लोग क्या करेंगे, करंट को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर के वायर को पुट करने के बाद वोल्टेज को रीडिंग ले लेंगे और करंट का रीडिंग ले लेंगे, और इन दोनों का रीडिंग लेने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, V अपॉन में I करके। ठीक है, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो सपोज हम लोग कुछ देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट का आता है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो सपोज कर लेते हैं कि जो करंट है हमारा वो 5 है। ठीक है, करंट कितना है हमारा, 5 है। या इसको थोड़ा सा समझने के लिए और बड़ा कर लेते हैं, मैं जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना, तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो जाता है 20। तो जब हम लोग यहां से रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो 100 अपॉन में 20 मतलब कितना आ जाएगा, 5 ओम जो है आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपको पता होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। चलिए, कुछ देर के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, लाइट चला गया था। तो हम कहां पे थे, 100 सेंटीमीटर के वायर को हम लोग वहां पर पुट किए, और वहां से वोल्टेज और रेजिस्टेंस करंट को जो है हमने मेजर किया, और हमने रेजिस्टेंस को निकाला जो कि हमारा कितना आया, 5 ओम जो है आया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक बार हम लोग 80 सेंटीमीटर के वायर को पुट करेंगे, और वोल्टेज और करंट को क्या करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे। तो सपोज हमारा वोल्टेज आता है 100 वोल्ट, और अब जो हमारा करंट है वो आता है 10 एम्पियर। तो इसके लिए जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, या सपोज हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको वोल्टेज को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज मान लेते हैं 80 है, और ये है हमारा 20 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 ओम। तो इस तरीके से जब हम लोग एक्टिविटी को करते जाते हैं तो हमको एक चीज समझ में आता है कि वायर का लेंथ जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, और वायर का लेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ वायर में एक रिश्ता होता है, और वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इसको हम लोग रख लेते हैं पहला इक्वेशन कि इन एन एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। As soon as length is increases, then the value of resistance will also be increases. जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका डिपेंडेंस। रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंस है पहला है लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर। और कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन जो है होता है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये तो ए पार्ट हमारा हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, दूसरा जो यहां पर हम लोग एक्टिविटी करेंगे उसमें है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर अगला जो हमारा एक्टिविटी होगा वो एक्टिविटी 1 का बी पार्ट है, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर
मतलब हम लोग देखेंगे कि यहां पर अगर हम लोग वायर के एरिया को अगर हम लोग चेंज करते हैं, मतलब पतला मोटा वायर लेके करते हैं, तो वहां पर जो है हमें क्या चीजें देखने को जो है मिलती है। ठीक है, तो इस बार हम लोग जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, टेक अ वायर ऑफ कॉपर विथ डिफरेंट, आपको क्या करना है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया बट लेंथ शुड बी सेम। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी वायर लेंगे सारे वायर का जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर लेंगे। अभी हम लोग लेंथ को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और जो थिकनेस है वो थिकनेस को हम लोग क्या करेंगे, कम ज्यादा जो है रखेंगे। इसका थिकनेस ज्यादा रहेगा, इसका थिकनेस कम रहेगा, इसका थिकनेस और कम रहेगा, इसका थिकनेस जो है और कम रहेगा। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये वाला का थिकनेस अगर इतना मोटा वायर है तो दूसरे वाले का थोड़ा सा इससे क्या रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, फिर छोटे वाले का क्या रहेगा, इससे और पतला रहेगा। ठीक है, और आखिरी वाले का जो है और पतला वायर इस तरीके से रहेगा, लेकिन सबका लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर से वही एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, वापस से दोहराएंगे। ये जो पहला वायर है इसको यहां पर ले जाकर देखेंगे और वोल्टेज और करंट का रीडिंग जो है वोल्ट मीटर और अमीटर से निकालेंगे और इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर पतले वाले का रखेंगे, फिर पतले वाले का रखेंगे, फिर पतले वाले का जो है हम लोग रखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे जो है वायर का लेंथ बड़ा होता जाता है, मतलब सॉरी वायर का थिकनेस मोटा होता जाता है, मतलब थिकनेस मोटा होना मतलब क्या होना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होना। तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर आप एक पानी फ्लो करा रहे हो, एक पतला वायर है, पतला वायर में जो है साइज छोटा होने के कारण पानी के मॉलिक्यूल जो है आराम से नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बड़ा कर देंगे तो पानी को क्या मिल जाएगा, एरिया ज्यादा मिल जाएगा और पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो हमें रिलेशन मिलता है रेजिस्टेंस का एरिया के साथ, और वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, अगर वायर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए घरों में जो है क्या किया जाता है, जहां पर हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मोटा जो है वायर को यूज करते हैं। मोटा वायर यूज करने से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, करंट को अपोज करने वाला फैक्टर। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ब्रेकर की तरह काम करता है, करंट को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ब्रेकर, उतना ज्यादा अपोजिशन आएगा। ठीक है, तो वायर को मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा दूसरा फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और कैसा रिश्ता है यहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो है रिश्ता है। इसके अलावा भी ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर से हमारे पास तीसरा है प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। तीसरा है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल में हम लोग करंट फ्लो कराना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। क्योंकि कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस अपने आप कम होता है, वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी बुरा भला बोल लो, वो जो है ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें सहने की कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी रे बोल दो तो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तिलमिला जाते हैं, वो उनका नेचर है। तो उसी तरीके से कितना करंट फ्लो होगा किसी वायर में, या कितना रेजिस्टेंस कोई वायर या कोई मटेरियल शो करेगा, वो उसके नेचर पर जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कॉपर, सिल्वर ये सब का वायर अगर यूज करेंगे ना, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये अपने आप पहले से ही क्या होती है, कम होती है। जबकि आप जैसे प्लास्टिक या रबर या किसी और दूसरे चीज को यूज करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी जो है अपोज करने की ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट जो प्रॉपर्टी है जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है,
जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसको जो है हम लोग क्लास 12 में जो है आप बड़े डिटेल से समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरीके से प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है। अब ये जो हमने दो इक्वेशन निकाले हैं, इसी दो इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन जो है हम लोग एस्टैब्लिश जो है करेंगे। ठीक है, दोनों एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। एक बार लेंथ को हमने अलग अलग लिया और थिकनेस को सेम रखा, एक बार हमने थिकनेस को सेम रखा और लेंथ को जो है क्या किया, अलग अलग किया। ठीक है, दो बार किया हमने और दो हमसे यहां पर रिलेशन जो है मिले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, R is proportional to length and inversely proportional to cross sectional area, तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। अब आपको मालूम है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाते हैं और जब इक्वल लगाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहां पर जो हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे वो है हमारा रो। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं रो। ठीक है, लैटिन लेटर है रो, और रो को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो रो को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, रो जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और इसका एसआई यूनिट जब हम लोग निकालेंगे तो इसका एसआई यूनिट क्या मिलेगा, देखो अगर आप यूनिट निकालने जाओगे तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है ओम। रो का हमें निकालना है। लेंथ का हमेशा एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, हमारा मीटर होता है। और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, देखो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर से 1 मीटर, नीचे से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये मीटर ओम को जाकर क्या करेगा, इनटू करेगा, तो ओम मीटर हो जाएगा किसका यूनिट, आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रेजिस्टिविटी क्या बताता है, किसी मटेरियल में कितना पावर है करंट को अपोज करने का। तो इसका एसआई यूनिट हमने लिख लिया, ओम मीटर जो है होता है। और ये किसी मटेरियल का जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। वो मटेरियल शुरू से ही पैदा जब से हुआ, जब से बना है, तब से उसका नेचर जो है वैसा ही होता है। ठीक है, अगर हम लोग जनरली देखते हैं तो जो मेटल्स होते हैं और जो अलॉयज होते हैं उनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, आपका बहुत ही कम होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो रेजिस्टिविटी क्या होने लगती है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीज विद द टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे रेजिस्टिविटी क्या होते जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे आपकी रेजिस्टिविटी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी पर जो है क्या होता है, डिपेंड करता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो होते हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। इसीलिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, अप्लायंसेस बनाते हैं, जैसे हीटिंग डिवाइस हो गया, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब जब हम लोग बनाते हैं ना, तो इसी मटेरियल का जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। जैसे अगर आपका पहले 10 रुपए वाला जो बल्ब आता है वो देखना बहुत ज्यादा गर्म होता था लेकिन फिर भी फ्यूज नहीं होता था, तो वो जो बल्ब है उसमें कौन सा मटेरियल लगा होता था, तो टंगस्टन लगा हुआ होता था। टंगस्टन क्यों लगाते थे हम लोग, क्योंकि टंगस्टन जो होता है टेम्परेचर के साथ जो है अपने टेम्परेचर में या रेजिस्टिविटी में चेंज जो है नहीं करता है। ठीक है, तो टंगस्टन एक अलॉय मेटल होता है जिसका यूज हम लोग फिलामेंट की तरह यूज करते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो फिर टंगस्टन का जो है क्या होता है, बना होता है। उसी तरीके से जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं इनका जो यूज है वायर और केबल बनाने के लिए जो किया जाता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर कौन कौन सी चीजों पर जो है डिपेंड करता है। तो रो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर जो है ये डिपेंड करता है, और बाकी किसी चीज पर जो है ये डिपेंड जो है नहीं करता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी रिलेशन के बेसिस पर, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अब देखिए पेज नंबर जो 87 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या दिया है, इफ अ वायर विथ 8 ओम रेजिस्टेंस इज मेल्टेड एंड अ न्यू वायर मेड विद द डबल क्रॉस सेक्शनल, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। मतलब हमारे पास एक ऑलरेडी वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हमने शुरू में निकाला हुआ है, और वो रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 8 ओम का है।
ठीक है, ये सबको हटा देते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व करते हैं। तो एक वायर है जिसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, हमारा 8 ओम का है। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है और उसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं L है। तो हम लोग अगर यहां से रिलेशन निकालना चाहें तो R की जगह कितना रखेंगे, 8 इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। सपोज ये है हमारा पहला इक्वेशन। इसके बाद क्या हुआ, वायर को हमने मेल्ट किया। नाउ जब हमने मेल्ट किया तो जो नया एरिया है मान लेते हैं वो A डैश है, जो नया एरिया है वो पुराने वाले का क्या हो गया है, डबल। मतलब पहले समझ लो कि इतना लंबा वायर था और इसका थिकनेस इतना था। अब हमने उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। देखो एरिया इससे डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर एरिया डबल होगा तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, पुराने वाले लेंथ का जो है आधा होगा कि नहीं होगा। किसको डबल करने बोला है, एक बार देख लेते हैं। वायर मेड विद डबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो गया है, डबल, तो लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब अगर हम लोग नया रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश है, तो R डैश का फॉर्मूला क्या होगा, रो तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल तो वही है ना, मटेरियल जो पहले था मटेरियल अब वही है, तो रो जो पहले इसके लिए था वही रो इसके लिए होगा। लेकिन जो नया लेंथ है हमारा वो क्या बन गया है, L डैश, और नया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या बन गया है, A डैश। तो अब देखो L डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, L अपॉन में 2 है, और A डैश की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में A है। ये 2 नीचे जाके इसको इंटू करेगा तो हो जाएगा रो L अपॉन में 4A। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 8 है, तो 8 अपॉन में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम जो है आएगा। तो जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 8 ओम से गिरकर जो है 2 ओम जो है हो जाएगी। ठीक है, तो आज के हम लोगों ने वीडियो में क्या क्या देखा, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी वो पावर होती है किसी मटेरियल का जिस पावर से वो क्या कर सकता है, अपोजिशन जो है लगा सकता है, अपने में से करंट को फ्लो होने से रोक सकता है। जितनी पावर होती है मटेरियल की वो रोकने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो है बोलते हैं। तो किसी भी वायर का या किसी भी मेटल का किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, लेंथ ऑफ वायर, जितना बड़ा आप वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा वायर लोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल को आप ले रहे हो, सिल्वर, कॉपर, ये सब की प्रॉपर्टी जो है इनहेरेंट अच्छी होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, लेस रेजिस्टेंस जो है ऑफर करते हैं। और टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका रेजिस्टिविटी भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ये तो 4 फैक्टर हैं, जिन 4 फैक्टर पर किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप आपको ये चारों बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल किया, हमारे पास एक वायर था, इस वायर का जो ओरिजिनल लेंथ था वो L था और उसका एरिया A था, और ये जो है 8 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था। हमने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद इसका एरिया को हमने क्या कर दिया, A डैश कर दिया, और इसके लेंथ को हमने L डैश कर दिया। तो जो नया एरिया है वो पुराने वाले का डबल हो गया और नया लेंथ पुराने वाले का हाफ हो गया, क्योंकि जब थिकनेस को आप कम करोगे तो थिकनेस को बढ़ाओगे अगर उसको मेल्ट करके तो लेंथ ऑब्वियस सी बात है कम होगा। ठीक, फिर हमने आरडीएस फार्मूला लगाया यहाँ पर रो एल अपॉन में ए करके, तो रो तो मटेरियल के लिए रहता है वो सेम रहता है, तो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, 2 ओम जो है हमको मिल गया। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो 1 ओम मीटर कितना होता है, ठीक है, 1 ओम मीटर जो है कितना बड़ा होता है, तो आप यहां पर एक काम करिए, वायर का लेंथ 1 मीटर रख लीजिए और एरिया को भी 1 कर दीजिए, तो यहां से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो रो 1 अपॉन में 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो। ठीक है, सो रो क्या है, रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर whose length is 1 meter and whose cross sectional area is 1 unit square। तो 1 यूनिट का लेंथ और 1 यूनिट स्क्वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वायर होता है उसमें जितना रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी जो है हम लोग बोलते हैं।
आई होप आपको पूरा वीडियो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कमेंट में आपका आंसर दूंगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के वहां पर मैं एक्सप्लेनेशन जो है कर दूंगा। आप क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल मत झिझकना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।